नंबर 1, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बेसिकली हम लोग यही दो चीज जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ बताऊं तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, इन तीनों ही चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ जान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज का कंसेप्ट आया कैसे, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, कौन कौन साइंटिस्ट इसके पीछे अपना कंट्रीब्यूशन दिए, और भी बहुत सारी चीजें जो है हमको यहाँ से जानने को मिलेगी। जैसे कोई भी चीज जो है आप देखते हो उसका कहीं ना कहीं से तो ओरिजिनेट हुआ रहता है। ठीक है, कोई ना कोई उसको बनाया रहता है, फर्स्ट टाइम देखा रहता है या फिर एक्सपीरियंस किया रहता है। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में सबसे पहले जो नॉलेज जो हमको दिया था वो है आज से 2300 साल पहले, मतलब 6th सेंचुरी में। ठीक है, 2000 साल से पहले 6th सेंचुरी बीसी में, वो भी बहुत टाइम पहले। उस टाइम एक साइंटिस्ट थे ग्रीस में जिनका नाम था थेल्स। थेल्स ने क्या किया, उन्होंने देखा कि बाल्टिक जो सी है, ठीक है, अब जानते हो दुनिया में बहुत सारे सी है, अरेबियन सी है, इंडियन ओशन है, इस तरीके से बहुत सारे सी हैं। तो उन्होंने देखा कि बाल्टिक सी जो है उसके आसपास जो है उसको एक तरीके का मटेरियल मिला। ठीक है, येलो कलर का एक मटेरियल रहता था जिसको उन्होंने क्या नाम दिया उस समय, एम्बर। ठीक है, एम्बर मटेरियल पर उन्होंने एक चीज देखी कि जब भी एम्बर के रॉड को उन्होंने क्या किया, रब करके देखा, और किससे रब किया, एम्बर के रॉड को उन्होंने रब किया वुलन क्लॉथ से। वो जब भी एम्बर के रॉड को वुलन क्लॉथ से रब करते थे और देखते थे कि ये जो रॉड है, ठीक है, ये जो रॉड है ये छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल, छोटे छोटे पेपर के पीसेस को ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले नॉलेज किसको मिला, थेल्स को जो है सबसे पहले नॉलेज जो है मिला हुआ था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन जुटाया और इन्होंने जो है इस पर कोई वर्क जो है नहीं किया, सिर्फ एम्बर चीज जो है इन्होंने ढूंढा, इसके बाद अपना वर्क जो है स्टॉप कर दिया। उसके बाद ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स तक जो है इस टॉपिक पर जो है और कोई भी डिस्कवरी नहीं हुई। ठीक है, लेकिन 16th सेंचुरी में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट। ठीक है, विलियम गिलबर्ट ने क्या किया, थेल्स ने तो सिर्फ एक ही चीज ढूंढी थी, एम्बर, लेकिन विलियम गिलबर्ट ने क्या किया, उन्होंने और भी बहुत सारी ऐसे ऐसी चीजें ढूंढी जिनमें ये एम्बर वाली प्रॉपर्टीज होती थी। मतलब उनको रब करने से, मतलब या तो वुलन क्लॉथ से करेंगे या फिर सिल्क से करेंगे या किसी न किसी चीज से रब करने से क्या होते थे, उनमें भी एम्बर वाली सेम प्रॉपर्टी आ जाती थी। वो भी छोटी छोटी चीजों को क्या करते थे, अट्रैक्ट करने लगते थे। ठीक है, फिर विलियम गिलबर्ट के बाद उन्होंने भी कुछ प्रॉपर रूल्स वगैरह हमको नहीं बताए, बस उन्होंने एम्बर के अलावा और भी चीजें जो है ढूंढ के हमको दे दी। ठीक है, इसके बाद ये तो 16th सेंचुरी की बात है। उसके बाद 1646 में एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है सर थॉमस ब्राउन। ठीक है, सर थॉमस ब्राउन ने क्या किया, इन्होंने अब प्रॉपर रूल बनाना स्टार्ट किया, इनका स्टडी डिटेल में करना स्टार्ट किया, और इन्होंने ही सबसे पहले जो है इलेक्ट्रिसिटी वर्ड का जो है इन्होंने यूज किया। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हु नेम द इलेक्ट्रिसिटी, तो नाम याद रखना 1646 में जो है कौन थे, हम सबसे पहले कौन थे, सर थॉमस ब्राउन थे। थॉमस ब्राउन ने जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है नाम जो है दिया था। अब ये इलेक्ट्रिसिटी देने के पीछे का रीजन क्या था, तो इन्होंने क्या किया, थेल्स ने जो खोजा था एम्बर, उसको ग्रीस में एम्बर बोलते थे, लेकिन सर थॉमस ब्राउन थे यूके के। ठीक है, इनके यहाँ उसको बोला जाता था इलेक्ट्रम बोला जाता था। ठीक है, एम्बर को ग्रीस में तो एम्बर बोला जाता था, लेकिन उसको यहाँ पर क्या बोला जाता था, इलेक्ट्रम। तो इसी इलेक्ट्रम से जो है इन्होंने क्या नाम ढूंढा, इलेक्ट्रिसिटी जो है नाम जो है इन्होंने दिया। और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, द एनर्जी ड्यू टू विच मैटर गेट प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग द थिंग्स। इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसी एनर्जी है जो किसी मटेरियल को अगर मिलता है तो वो दूसरी चीजों को क्या कर सकता है, खींच सकता है। ठीक है, तो ये था ब्रीफ हिस्ट्री, ठीक है, किसके बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रिसिटी में ही हमको अब पढ़ना है दो ब्रांचेस। सबसे पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of electric charge at rest is called electrostatic। जब कोई चार्ज
रेस्ट कंडीशन पर होता है तो उस समय उसकी जो जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो स्टडी करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ तो मैं रेस्ट कंडीशन पर हूँ, तो जब मैं रेस्ट कंडीशन पर हूँ तो मेरे पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे मेरा वॉल्यूम है, एरिया है, मास है, इनर्शिया है। तो रुकी हुई चीज के पास क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक चार्ज रुका हुआ है तो उस समय उसकी जो जो प्रॉपर्टीज है उसको स्टडी करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होगा, सिंपल सा चीज है, जब चार्ज मूव कर रहा होगा उस समय उसके पास जो जो एनर्जी होगी उसको हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे मूविंग ऑब्जेक्ट के पास सबसे फेमस एनर्जी एक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, थर्मल वेलोसिटी उनके पास होती है। तो जब चार्ज मूव कर रहा होगा उसका स्टडी करना क्या कहलाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है कहलाएगा। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। चलो अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक है, देखो अच्छे से ध्यान से समझना इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। और वैसे भी आप क्लास 12th में आ गए हो तो आपको जो है हर चीजों का बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अभी 2020 में जो रिसेंट एग्जाम हुआ था क्लास 12 का फिजिक्स का पेपर जो है ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे जिसको अगर कंसेप्ट पता है तभी वो सॉल्व कर सकता था। ठीक है, तो आप 11 तक जैसे पढ़ते थे, लेकिन क्लास 12th में आने के बाद आपको थोड़ा सा अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर, अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटी को सोचना पड़ेगा। ठीक है, आलसीपन से दूर हटके अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा। चलो देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक डेवलप्ड ऑन अ पार्टिकल ड्यू टू विच इट कैन अप्लाई फोर्स ऑन द सम अनदर पार्टिकल। इलेक्ट्रिक चार्ज कोई चीज, कोई सामान नहीं होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, एक क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है जो किस पर डेवलप्ड होता है, ये किसी पार्टिकल पर क्या होता है, डेवलप होता है। ठीक है, अब जब किसी पार्टिकल पर ये प्रॉपर्टी डेवलप हो जाएगी तो वो क्या कर सकता है, दूसरी चीजों पर क्या कर सकता है, फोर्स अप्लाई कर सकता है। जैसे अगर मेरे पास अगर एनर्जी है तो मैं चाहूं तो बुक को पिकअप भी कर सकता हूं, किसी चीज को मैं दबा भी सकता हूं, किसी चीज को अपने साइड खींच सकता हूं, किसी चीज को दूर कर सकता हूं। तो क्या होना चाहिए, मेन एनर्जी होना चाहिए, एक प्रॉपर्टी, एक कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। तो इसके पास भी वही फोर्स आ गया। अब इसके पास फोर्स आ गया तो जो इसको अच्छा लगेगा उसको खींच लेगा, जो इसको खराब लगेगा उसको दूर कर देगा। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। समझ में आ गया, एक प्रॉपर्टी है जो किसी पार्टिकल पर डेवलप होती है। अच्छा, एक और चीज याद रखना कि जैसे चार्ज है तो चार्ज जो होता है वो बिना मास के नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब जब मास होगा या पार्टिकल होगा तभी चार्ज होगा, अदरवाइज इंडिपेंडेंटली जो है इलेक्ट्रिक चार्ज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे हम लोग क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट में जो है विराट कोहली का जो एक फेवरेट शॉट है वो है कवर ड्राइव। ठीक है, तो कवर ड्राइव कोई चीज नहीं है। कवर ड्राइव क्या है, एक प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी किसकी है, विराट कोहली की है। उसकी एक प्रॉपर्टी है जिसको वो शो करता है। अब जब तक विराट कोहली आएगा नहीं तो कवर ड्राइव वो हमको फेवरेट वाला देखने को नहीं मिलेगा। उसी तरीके से जो एम एस धोनी है उसका हेलीकॉप्टर शॉट फेमस है, तो हेलीकॉप्टर शॉट कोई चीज है क्या, नहीं, वो उसकी क्या है, एक खूबी है, उसकी एक प्रॉपर्टी है। जब धोनी आएगा, जब वो मारेगा तब हमको वो प्रॉपर्टी हमको दिखेगी। तो एक चीज पक्का याद रखना, नो मास नो पार्टिकल। जब तक मास नहीं होगा तब तक पार्टिकल भी नहीं होगा, और जब पार्टिकल नहीं होगा तब तक एनर्जी नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी मतलब चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो विदाउट मास एनर्जी जो है एग्जिस्ट, या पार्टिकल जो है या इलेक्ट्रिक चार्ज जो है एग्जिस्ट कर सकता है। सो नो मास नो चार्ज, ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद आपने क्लास 11th में क्वांटिटीज के बारे में पढ़ी होगी। तो क्वांटिटीज दो टाइप की होती हैं, आपको पता होगा एज यूजुअल। एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है कौन सी टाइप की क्वांटिटी शो करता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन। इसका यूनिट होता है कूलम्स। ठीक है, हमने एक फेमस साइंटिस्ट थे कूलम्स, उसके बेसिस पर अभी हम लोग बहुत सारे रूल्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो उन्हीं के ऑनर में हमने उनको सम्मान देने के लिए इसके यूनिट का नाम हमने क्या रख दिया, कूलम रख दिया। इसका सिंबल है कैपिटल सी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है M0L0TA। अच्छा, क्लास 12 में आप अपने आप में एक आदत ये डालना, जब भी आपको कोई नई क्वांटिटी मिलेगी तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करना कि वो स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी, उसका यूनिट याद रखना, उसका सिंबल याद रखना, और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखना।
ये सब चीजें आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो ये चारों चीजें हमेशा कोशिश करना, जिस भी चैप्टर में पढ़ो ये 4 प्रॉपर्टीज उसकी हमेशा याद रखना। ठीक है, आपके लिए जेई या आप कोई भी एग्जाम दोगे, नीट दोगे, जेई दोगे, तो आपके लिए यही बेसिक चीजें जो है आपसे क्वेश्चन पूछी जाती हैं। तो अगर आप 12th को और 11th को ध्यान से पढ़ लेते हो तो यू कैन डू वेरी वेल इन जेई और नीट। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। चार्ज का सिर्फ काम यहीं तक नहीं रुका, चार्ज के बारे में हम लोग और जानना चाहते थे कि ये कैसा दिखता है, ये होता कैसे, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो इसके लिए जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, बहुत सारी स्टडीज हुई, उसमें से एक एक्सपेरिमेंट को हम लोग देखेंगे। ठीक है, और समझेंगे कि चार्जेस जो है कैसे बिहेव करती हैं। अभी तक का नॉलेज हमारा क्या बोलता था कि चार्जेस जो होते हैं वो सिर्फ एक ही टाइप के होते हैं, कोई दूसरा टाइप का चार्ज नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग ये एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तो इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन उठेगा कि क्या वाकई में चार्ज एक टाइप का होता है। ठीक है, तो देखते हैं। देखो हमने क्या किया, 2 ग्लास के रॉड लिए और इस ग्लास के रॉड को हमने क्या किया, इसको जो है वुलन क्लॉथ से जो है हमने क्या किया, रब किया। एक ग्लास के रॉड को हमने स्ट्रिंग के हेल्प से टांग दिया और दूसरे ग्लास के रॉड को जो है हमने इधर से लेकर आया। तो हमने देखा ये दोनों ग्लास के रॉड एक दूसरे को पसंद नहीं करते, एक दूसरे से मुंह बनाकर ये दूर हट जाते। ठीक है, ये एक दूसरे के पसंद नहीं आते, एक दूसरे को पसंद नहीं आते, ये इधर भगने लगता है, ये इधर भगने लगता है। सिंपल सी चीज, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे तो दूर भागेंगे। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट क्या हुआ, इन दोनों ग्लास के रॉड में क्या हुआ, रिपल्शन हुआ। ठीक है, फिर हमने देखा कि ग्लास के रॉड के अलावा और भी कुछ चीजें होती हैं क्या, तो हमको पता लगा कि प्लास्टिक का रॉड भी एक ऐसा चीज होता है जो कि ये प्रॉपर्टीज जो है क्या करता है, शो करता है। तो फिर हमने 2 प्लास्टिक का रॉड लिया। ठीक है, और प्लास्टिक के रॉड को हमने अब इसको हमने सिल्क से, वुलन से किया था, इसको सिल्क से कर देंगे। ठीक है, मतलब एक रॉड को हम लोग सिल्क से करेंगे तो दूसरे को क्या करेंगे, हम लोग वुलन से करेंगे। ठीक है, तो इसको सिल्क से करते हैं ग्लास के रॉड को, और प्लास्टिक के रॉड को किससे करते हैं, वुलन से जो है करते हैं। याद रखना ये वुलन, और इसको हम लोग सिल्क क्लॉथ से जो है हम लोग करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है देखो, जब इन दोनों प्लास्टिक के रॉड को हम लोग क्या करते हैं, रब करते हैं, रब मतलब उसको घिसना, और दोनों को फिर नजदीक लेकर आते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं, ये दोनों फिर से एक दूसरे को पसंद नहीं करते, फिर एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर भागने लगते हैं। तो फिर रिजल्ट क्या हुआ, रिपल्शन। अच्छा, ये जितना भी जो चीजें हो रही हैं, इसको हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ सपने में देखते हैं, इसको हम लोग अपने डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। आप जब कंघी करते हो, कंघी आपके बाल के साथ जब फ्रिक्शन होता है, तो जब आप कंघी को क्या करोगे, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल और पेपर के पास लेकर जाओगे तो देखोगे कि वो डस्ट पार्टिकल उसको क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यही चीज है यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यही चीज है। इसके चिपकने की इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग बोलते हैं। ठीक है, जब छोटे छोटे पार्टिकल्स किसी मटेरियल के पास जाकर चिपकते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। ठीक है, जैसे आप छोटे रहे होगे तो आप क्लासरूम में ये भी किए होगे कि पेन को अपने सर से हम लोग ऐसे 2-3 बार रब करते थे और पेपर के पास लेके जाते थे और देखते थे, तो पेपर क्या होता था, अट्रैक्ट होता था। ठीक है, तो वही चीज है। ठीक है, तो उस चिपकने के प्रोसेस को, अट्रैक्ट होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये ग्लास का रॉड भी वही शो करता था। एक ग्लास के रॉड को अगर हम लोग ये मान लो एक टेबल है, इसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल रखे हुए हैं, एक ग्लास के रॉड को हमने रब किया, रब करके हमने देखा तो ये इसको क्या करता है, खींच लेता है। उसी तरीके से प्लास्टिक का रॉड भी इसको क्या करता है, खींच लेता है। लेकिन हम लोग जब 2 ग्लास के रॉड को आपस में लेके आते हैं तो ये आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते। उसी तरीके से 2 प्लास्टिक के रॉड भी आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो फिर किसी के दिमाग में आया, कोई शैतान रहा होगा, उसने क्या सोचा कि चलो ग्लास और ग्लास में दोस्ती नहीं हो रही है तो एक काम करते हैं, ग्लास और प्लास्टिक को दोस्ती करवा के देखते हैं। ठीक है, शायद ये दोनों जो है अपोजिट अपोजिट हैं, तो हो सकता है इनमें अट्रैक्शन हो जाए या कुछ नया चीज हमको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो देखो इसने क्या किया, जो तीसरा आदमी था, एक ग्लास का रॉड लिया और उस ग्लास के रॉड को उसने क्या किया, सिल्क के क्लॉथ से रब किया और टांग दिया। ठीक है, एक प्लास्टिक का रॉड था, प्लास्टिक के रॉड को इसने रब किया और रब करने के इसको वुलन से रब किया, इसको सिल्क से किया। जब ग्लास और प्लास्टिक के रॉड को लेकर आया तो उस तीसरे आदमी ने देखा कि ये दोनों में प्यार बढ़ गया, अब ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए। जहां पर पहले ग्लास ग्लास, प्लास्टिक प्लास्टिक एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे थे, दूर जा रहे थे,
अब एक प्लास्टिक और एक ग्लास एक दूसरे को बहुत अच्छे से पसंद करते हैं, इनमें फ्रेंडशिप हो जाती है और रिजल्ट क्या होता है यहाँ पर, अट्रैक्शन होता है। ठीक है, इन 3 एक्सपेरिमेंट्स को करने के बाद हमारे माइंड में, या हमारे माइंड में क्या, जो उस समय जो इस फील्ड पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उनके माइंड में एक क्वेश्चन उठा कि क्या चार्ज एक टाइप का होता है? आंसर था नहीं होता है। क्यों? अगर कोई चीज अगर एक टाइप की होती तो वो दो प्रॉपर्टी कैसे शो करती? यहाँ पर दो प्रॉपर्टी शो हो रही है ना, अट्रैक्शन का हो रहा है और रिपल्शन का हो रहा है। ठीक है, तो अगर इनमें ऐसा अट्रैक्शन और रिपल्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि इनमें चार्ज आ गया। और चार्ज कैसे आया? जब हमने उसको रब किया। ठीक है, रब करने से किसी बॉडी पर जो है चार्ज आ जाता है। तो जब हमने ग्लास के रॉड को क्या किया, सिल्के क्लॉथ से रब किया तो इस पर चार्ज आ गया। प्लास्टिक के रॉड को वुलन क्लॉथ से हमने रब किया तो इस पर चार्ज आ गया। और ये दोनों एक दूसरे को यहाँ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऊपर में एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। मतलब चार्जेस जो होते हैं एक टाइप के नहीं होते, क्योंकि अगर एक टाइप के चार्जेस होते या तो वो पूरा का पूरा हर टाइम पे रिपल्शन शो करते हैं, हर टाइम पे अट्रैक्शन शो करते। ऐसा नहीं होता कि कुछ केसेस में अट्रैक्शन शो करते, कुछ केसेस में रिपल्शन शो करते। ठीक है, तभी हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया कि चार्जेस एक टाइप के नहीं होते भैया, चार्जेस कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। ठीक है, उनमें से एक टाइप जो होता है वो अट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दूसरा जो होता है वो इसके लिए होता है, रिपल्शन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर जो है हमने क्या किया, एक सीरीज बना दिया। ठीक है, एक हमने क्या किया, सीरीज बना दिया। ठीक है, सीरीज में हमने एक क्या क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बोलते हैं, याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। ठीक है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में हमने क्या किया, हमने क्या किया, सबसे ऊपर में किसको रखा, ग्लास के रॉड को जो है हमने क्या किया, सबसे ऊपर में जो है हमने रखा। फिर ग्लास के बाद जो हमने अलग अलग मटेरियल्स को जो है क्या किया, साथ में हमने रखना जो है स्टार्ट किया। ठीक है, सबसे नीचे में हमने रखा सल्फर को। ठीक है, सबसे नीचे किसको रखा हमने, सल्फर को, और सबसे टॉप में हमने किसको रखा, ग्लास को। और हमने क्या किया, शुरुआत में जो है चार्जेस के जो है हमने इस तरीके से दो नाम दिए। ठीक है, एक वो होता है जो कि ग्लास वाली प्रॉपर्टी होती है, मतलब बेसिकली अगर हम लोग बोले तो उस टाइम पे ग्लास और प्लास्टिक जो है इलेक्ट्रिक चार्ज के रिप्रेजेंटेटिव थे। मतलब ये एक पूरी अलग फैमिली थी, ये एक पूरी अलग फैमिली थी। ठीक है, इसके बीच में बाकी सारे जो है होते थे। जैसे ग्लास के नीचे हमने सीरीज बनाया तो उसमें हमने किसको रखा, फ्लैनल को रखा। ठीक है, हमने उसमें किसको रखा, फ्लैनल को रखा। फिर उसके नीचे वूल को रखा, फिर हमने सिल्क को रखा, फिर सिल्क के नीचे मेटल को रखा, रबर को रखा, उसके बाद वैक्स को रखा, उसके बाद प्लास्टिक को रखा, प्लास्टिक के बाद सबसे नीचे सल्फर को रखा। तो सल्फर को हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते, दैट्स वाई जो है सबसे नीचे में प्लास्टिक को रिप्रेजेंटेटिव मान लिए और सबसे ऊपर में ग्लास को रिप्रेजेंटेटिव मान लिए। ठीक है, हमने एक सीरीज बना ली सब चीज को एक्सपेरिमेंट करने के बाद। फिर इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि चार्जेस तो दो टाइप के होते हैं और जो सेम सेम टाइप के चार्जेस होते हैं उनमें क्या होता है, रिपल्शन होता है। देखा हमने ग्लास के रॉड में क्या था, रिपल्शन हो रहा था। तो एक ग्लास के रॉड में जिस टाइप के चार्ज होंगे ऑब्वियस ये बात है दूसरे ग्लास में भी उसी टाइप के चार्ज होंगे। ठीक है, क्योंकि मटेरियल तो सेम है। तो सेम सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्शन होता है, और डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ये चीजें समझ में आ गई। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज के बेसिस पर हमारा रिजल्ट। और शुरुआत में हम लोग चार्जेस को कैसे जानते थे, तो दो दो टाइप के चार्जेस होते हैं हमको पता चल गया था। तो पहले टाइप के चार्जेस कौन से होते थे, ग्लास वाले होते थे। दूसरे टाइप के चार्जेस कौन से होते थे, प्लास्टिक वाले जो है होते थे। ठीक है, इस तरीके से दो टर्म जो है हम लोग जानने लगे। ठीक है, फिर जो है ये नाम हमको मजा नहीं आया। ठीक है, कि ये कैसा नाम हुआ भाई कि एक टाइप के चार्जेस को ग्लास वाला बोलेंगे, दूसरे टाइप को प्लास्टिक वाला बोलेंगे। ठीक है, तो मजा नहीं आया। तो फिर जो है एक इनका नया नाम देने की जो है कोशिश की गई, और अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, अलग अलग तरीके से अपना प्रपोजल दिया कि हम लोग चार्जेस का नाम ऐसा रखेंगे, हम लोग चार्जेस का नाम वैसा रखेंगे करके जो है सबने क्या किया, अपना अपना जो है आइडिया जो है सजेस्ट किया। तो देखो ये बात है इलेक्ट्रिसिटी वाली बात, ये हमारी 16-17 सेंचुरी की बात है। और 16 और 17 सेंचुरी में उस समय बहुत बड़े बड़े फेमस साइंटिस्ट थे, जैसे न्यूटन हो गया, गैलीलियो हो गया। तो उस समय क्या था, एक ट्रेंड चलता था। क्या ट्रेंड, किसी भी जो कोई भी अगर नया चीज हमको मिलता था तो नया चीज का जो नोमेनक्लेचर है हम लोग दो तरीके से करते थे। देखो ठीक है, ध्यान से समझना
किसी भी चीज का उस समय जो नोमेनक्लेचर होता था वो दो चीजों के बेसिस पर होता था। या तो होता था जिस साइंटिस्ट ने उसको ढूंढा है उसके नाम के ऑनर में हम लोग रख देते थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे फोर्स के बारे में जो है न्यूटन ने बहुत सारा वर्क किया था। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये दुनिया भर की चीजें बताई थी। तो हमने फोर्स का यूनिट न्यूटन के ऑनर में क्या रख दिया, न्यूटन ही रख दिया। जैसे वर्क के बेसिस पर जो है बहुत सारा काम जो है किसने किया था, वर्क हो गया या फिर क्या बोलते हैं पावर हो गया। वर्क के रिलेटेड बहुत सारा काम जूल ने किया था तो वर्क का यूनिट हमने जूल रख दिया। फोर्स का यूनिट हमने न्यूटन रख दिया। उसी तरीके से पावर पर जो बहुत सारा काम किसने किया था, वॉट ने किया था तो उसके हमने उसका यूनिट क्या रख दिया, वॉट। ठीक है। तो एक ट्रेंड तो नई चीजों का नाम रखने का ये था कि भैया साइंटिस्ट के नाम पर ही उसका नोमेनक्लेचर कर दो, जो भी करना है साइंटिस्ट के नाम पे करो। ठीक है। दूसरा ट्रेंड ये चलता था जो भी नया चीज हमको मिलता था उसका हम लोग नोमेनक्लेचर करते थे वो किस जगह पर मिला है उसके बेसिस पर। फॉर एग्जाम्पल आप लोग पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे CH4 मीथेन। मीथेन का जो नोमेनक्लेचर ही मीथेन कैसे हुआ किसी को आइडिया है? ठीक है। तो देखो मीथेन का नोमेनक्लेचर मीथेन हुआ क्योंकि ये मीथेन जो होता है ये मोस्टली कौन से रीजन पर मिलता है, तो ये मोस्टली हमको मिलता है मर्सी एरिया में, दलदली एरिया में। ठीक है। दलदली एरिया में जो है हमको मीथेन जो है मिलता है। तो उसी से मर्सी से ही क्या बना, ये मीथेन बना। ठीक है। तो इस तरीके से दो ट्रेंड जो है क्या हो रहे थे उस समय चल रहे थे। इन दो ट्रेंड से हटकर अमेरिका के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, इन्होंने बोला कि हम लोग चार्जेस का नाम ना तो साइंटिस्ट के नाम पर रखेंगे ना ही हम लोग प्लेस के नाम पर रखेंगे। ठीक है। उसने अपना अपना आइडिया सजेस्ट किया। ठीक है। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती बोला कि ऐसा रखें करके, सब लोग अपना प्रपोजल रख रहे थे। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन भी उस समय अच्छे खासे साइंटिस्ट थे अमेरिका के। ठीक है। और वैसे ही अगर हम लोग बात करें तो 16th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में इंडिया को तो साइंस के बारे में पता ही नहीं था। ठीक है। जितना भी चीजें जो थी वो यूएस में होती थी, यूके में होती थी, जर्मनी में होता था, ठीक है, लैटिन में होता था। तो उस समय इन्होंने प्रपोजल दिया कि क्यों ना हम लोग चार्जेस का नाम जो है क्या रख दें, पॉजिटिव रख दें और नेगेटिव रख दें। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया है कि व्हाई द चार्जेस आर नेम एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड हु नेम्स दिस, किसने नाम किया और क्यों नाम किया। ठीक है। सो देखो इन्होंने जब पहली बार बोला कि चार्जेस का नाम पॉजिटिव रखेंगे और नेगेटिव रखेंगे तो बाकी अदर साइंटिस्ट जो थे वो हंसने लगे। क्यों हंसने लगे? क्योंकि प्लस और माइनस तो मैथ्स में होता है भाई। ठीक है। अब अगर तुमको कोई नया चीज मिल गया है, तुम लोग उसका नाम पॉजिटिव रखोगे और नेगेटिव रखोगे तो क्या होगा, ऑकवर्ड होगा कि नहीं? तो एक साइंटिस्ट ने बोला कि अगर तुम्हारे घर में दो बच्चे पैदा हो जाएंगे तो तुम उसका एक नाम पॉजिटिव और दूसरा नाम नेगेटिव रखोगे क्या? ठीक है। तो इस तरीके से बेंजामिन फ्रैंकलिन का जो है क्रिटिसिज्म करना स्टार्ट किया, मजाक बनाना स्टार्ट किया। ठीक है। लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है इन्होंने क्या किया, इन सबके बातों को सुना और बोला कि अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का नाम अगर देना चाहता हूं तो इसके पीछे कुछ रीजन है। ठीक है। आप पहले रीजन सुन लो, उसके बाद अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आपको जो नाम देना है आप दे देना बोला। ठीक है। उन्होंने बोला कि हमने लैब में ये तीन चीजें हमने एक्सपेरिमेंट की है, एक ग्लास ग्लास रॉड, प्लास्टिक प्लास्टिक और ग्लास प्लास्टिक। ये तीनों एक्सपेरिमेंट हमने किया है और तीनों एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट भी हमको मिला हुआ है। अब मैं इस रिजल्ट का आपसे एक कंक्लूजन पूछना चाहता हूं कि मान लो एक ग्लास का रॉड को रब कर रहे हैं हम लोग, वो 5 छोटे छोटे पार्टिकल्स को खींच रहा है ग्लास का रॉड। एक प्लास्टिक का रॉड को जब हम लोग रब करते हैं वो करता है 6 छोटे छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है। ठीक है। एक सिंगल ग्लास 5 पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है, एक सिंगल प्लास्टिक का रॉड 6 पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है। तो जब हम लोग दोनों को कंबाइन कर देंगे, ग्लास के रॉड को और प्लास्टिक के रॉड को थ्रेड से बांध देंगे इस तरीके से और दोनों को लेकर जाएंगे कागज के छोटे छोटे पार्टिकल्स के पास, तो हमारा रूल क्या बोलता है कि 5 को ये खींचेगा, 6 को ये खींचेगा, तो टोटल कितना खींचना चाहिए, 11 पार्टिकल्स जो यहाँ से खींच के इसके पास चिपकने चाहिए। लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि ग्लास और प्लास्टिक के रॉड को जब हम लोग लेके जाते हैं इन दोनों को एक साथ लेकर, तो 11 क्या
ये दोनों एक भी पार्टिकल्स को खींच भी नहीं पाते, खींचने की दूर बात है, खींचना तो दूर की बात है, ये पार्टिकल्स को हिला भी नहीं पाते। ठीक है, तो अब ऐसा कैसे हो गया भाई? एक तो 5 खींच रहा था, दूसरा 6 खींच रहा था, तो दोनों मिलकर क्या करना चाहिए? 11 पार्टिकल्स खींचने चाहिए, लेकिन 11 क्या एक भी नहीं खींच रहे हैं, खींचना तो दूर, हिला भी नहीं पा रहे। ठीक है, तो ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला कि देखो, इसका मीनिंग ये है कि ग्लास ने और प्लास्टिक ने एक दूसरे की प्रॉपर्टी को क्या कर दी? कैंसल कर दी। मतलब ग्लास ने प्लास्टिक को काट दिया और प्लास्टिक ने जो है ग्लास को काट दिया। जैसे सुने हो ना, जहर को जहर ही काटता है करके। ठीक है, तो उसी तरीके से ग्लास ने प्लास्टिक की प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया और प्लास्टिक ने जो है ग्लास की प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया। ये एक्सप्लेनेशन है, ध्यान से समझते जाना। ठीक है, अब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला कि साइंस में ऐसा चीज पॉसिबल नहीं है कि जब आप दो चीज को ऐड करो तो वो चीज क्या हो जाए? वैनिश हो जाए। यहाँ पर वैनिश हो रही कि नहीं? ग्लास और प्लास्टिक को जब हम लोग मिक्स कर रहे हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जा रही? वैनिश हो जा रही है। लेकिन साइंस में तो ऐसा नहीं होता है। क्या आपने देखा है कभी भी ऐसा कि दो चीजों को कंबाइन करने से कोई तीसरी चीज ना बने, वैनिश हो जाए? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर ऐड करते हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐड करते हो तो ये दोनों गायब नहीं होते, बल्कि क्या बनाते हैं? वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से कार्बन और ऑक्सीजन को जब आप ऐड करोगे तो खत्म नहीं होते, क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो साइंस में तो ये कैंसल होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैथ्स में पॉसिबल है। तो लोगों ने पूछा कि भाई कैसे मैथ्स में पॉसिबल है? तो उन्होंने बोला मैं आपको एक एडिशन करने देता हूं, आप वो एडिशन मेरे को करके दिखाओगे। ठीक है, उसने बोला कि आप +10 और -10 को ऐड करो, कितना आएगा? ये तो बच्चे बच्चे को पता है, जो क्लास 5th में उसको पता है कि +10 और -10 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 0 आएगा। 0 आएगा मतलब इन दोनों की प्रॉपर्टी या इन दोनों का रिजल्टेंट खत्म हो गया, वैनिश हो गया। तो इन्होंने बोला, इसी का रेफरेंस लेकर बोला, इसीलिए मैं चार्जेस का नाम क्या रखना चाहता हूं? पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिस तरीके से +10 और -10 ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, उसी तरीके से ग्लास का रॉड और प्लास्टिक के रॉड ने भी क्या किया? एक दूसरे को जो है प्रॉपर्टीज को कैंसिल कर दिया। तब से चार्जेस का नाम क्या पड़ा? पॉजिटिव और नेगेटिव पड़ा। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो, मैं आपको बड़े ही थोड़ा सा लंबा टाइम लूंगा, लेकिन आपको मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि फिजिक्स से आपको प्यार हो जाए, आप फिजिक्स से दूर ना भागो। ठीक है, मैं चाहता तो मैं ये कर देता, चार्जेस का डेफिनेशन बताने के बाद मैं समझा देता कि चार्जेस दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। और मोस्टली जितने भी टीचर्स होते हैं, 90% ऑफ द टीचर्स सब यही करते हैं कि चार्जेस दो टाइप के होते हैं। सेम चार्जेस में रिपल होता है, अदर चार्जेस में क्या होता है? रिपल्शन होती है। या जो भी कंक्लूजन हमारा निकला था, सेम चार्जेस रिपल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये खत्म कर देते। लेकिन वापिस से मैं बोल रहा हूँ, आप क्लास 12th में हो, आपका नॉलेज जो है, बेसिक नॉलेज क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आ गया पॉजिटिव और नेगेटिव कहां से आया। अब पॉजिटिव और नेगेटिव जैसे ही आया, उसके बाद जो है इसमें और भी जो है बहुत सारी चीजें जो है क्या हो गई? स्टडी करना चालू हो गई, थ्योरीज बनने लगे। ठीक है, और स्टडी होना चालू हुआ। तो उस समय जो एटम्स के बारे में हमको पता चल चुका था। ठीक है, और हमको ये भी पता चल चुका था कि किसी भी मेटल के अंदर में जो चार्जेस जो होते हैं उनका नेट चार्ज क्या होता है? 0 होता है। मतलब अगर एक एलिमेंट है, अगर इसमें 10 पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इसमें क्या होंगे? 10 नेगेटिव चार्जेस होंगे ही। ठीक है, तो और इलेक्ट्रॉन को स्टडी करके हमने क्या बनाया? इलेक्ट्रॉन थ्योरी बनाई। अब ये देखो इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या बोलता है। इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्जेस, मतलब जो नेगेटिव चार्ज था उसका नाम हमने क्या रखा? इलेक्ट्रॉन। एंड पॉजिटिव का नाम हमने क्या रखा? प्रोटॉन। ठीक है, तो जो दो टाइप के चार्जेस अभी डिस्कस किए ना, माइनस और प्लस, तो माइनस चार्जेस का ही दूसरा नाम हमने क्या रख दिया? इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन में अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा चार्जेस होता है, तो वो होता है नेगेटिव। अगर मैं आपसे पूछूं प्रोटॉन में कौन सा चार्जेस होता है, तो वो होता है पॉजिटिव। जैसे मैं पूछूंगा कवर ड्राइव किसका अच्छा शॉट है, कौन अच्छा मारता है, तो विराट कोहली। हेलीकॉप्टर शॉट कौन अच्छा मारता है, तो MS धोनी। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। और नेट चार्ज जो होता है किसी भी एटम पर, वो क्या होता है? 0, विच मीन्स न्यूट्रल। मैंने यहाँ पर बताया कि नहीं, अगर यहाँ पर 10 पॉजिटिव चार्जेस है तो यहाँ पर 10 नेगेटिव चार्जेस होंगे और नेट चार्ज क्या होगा? 0। तो ये है इलेक्ट्रॉन थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट।
दूसरा है देखो, when one object is rubbed on the other there is transfer of electron। जब आप एक बॉडी को दूसरे बॉडी से क्या करोगे, रब करोगे, तो डेफिनेटली एक में से चार्ज निकलेगा और दूसरे में क्या होगा, चार्ज जो है ट्रांसफर होगा। तो वही चीज यहाँ पर ये बोल रहा है कि जब आप चीजों को रब करते हो तो रब करने से क्या होता है, एक से चार्जेस निकलता है और किसी दूसरे बॉडी में जो है क्या होता है, चले जाता है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। देखो उसके बाद, नाउ वन बॉडी इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अदर डेवलप्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मान लेते हैं, दो एग्जांपल लेते हैं। ये एक एटम है ए, ये एक एटम है बी, या दो मटेरियल समझ लेते हैं। एटम को जो है कैसे रब करोगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाएगा। तो दो मटेरियल है ए और बी, ए और बी को हमने रब किया और ए में से इलेक्ट्रॉन निकल कर क्या हो गया, इसमें चले गया, इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया। तो एक में क्या हो गया, देखो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। पहले ये दोनों क्या थे, अलग अलग जब थे, ए और बी जब अलग अलग थे तो इसका भी नेट चार्ज जीरो था, इसका भी नेट चार्ज जीरो था। लेकिन जब हमने दोनों को रब किया तो ए में से इलेक्ट्रॉन निकलकर बी में चले गए। समझ में आ गया, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। तो एक में क्या लिखा है वहीं पर देखो, एक में होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरे में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आ गया। चलो थर्ड देखते हैं, द पार्टिकल और बॉडी हैविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज बॉडी। जिस मटेरियल पर या जिस बॉडी पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे उस बॉडी को हम लोग बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। और जिसमें एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज होंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो चले गया, ठीक है, तो इसमें ज्यादा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग, फ्री चार्ज इन मटेरियल। किसी मटेरियल के अंदर में जो है फ्री चार्जेस जो है कैसे होते हैं, ठीक है, या फ्री चार्ज हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ आपको, एक मिनट इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, फिर यहीं पर समझते हैं कि फ्री चार्जेस जो है किसको बोलते हैं। देखो फ्री चार्जेस क्या होता है, देखो कोई भी एटम जो होता है उस पर अभी हमने बात किया कि जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने ही उस पर क्या होते हैं, नेगेटिव चार्जेस जो है होते हैं। ठीक है, ये मान लो एक बॉडी है जिसके अंदर में क्या है, चार पॉजिटिव चार्जेस हैं और चार नेगेटिव चार्जेस बाहर में घूम रहे हैं। आपने 11th में तो बेसिक चीजें तो पढ़ी ही होगी ना कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। सेंट्रल पर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों क्या करते हैं, ऑर्बिट्स में जो है घूमते हैं। ठीक है, ये एक बॉडी है या एक एटम है जिसके अंदर में चार पॉजिटिव चार्जेस है और चार नेगेटिव चार्जेस है, इस तरीके से रखे हुए हैं। किसी भी एटम का कोर टेम्परेचर जो होता है वो होता है -273 केल्विन। ठीक है, कितना होता है, -273 केल्विन। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर, जब हम लोग किसी टेम्परेचर को सेल्सियस में लिखते हैं तो डिग्री यूज करते हैं, लेकिन जब केल्विन लिखते हैं तो मैंने 273 डिग्री केल्विन नहीं बोला, मैंने सिर्फ क्या बोला, -273 केल्विन। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर डिग्री क्यों नहीं लगता। ठीक है, आप कमेंट करके बताना अगर आपको आंसर नहीं पता चलेगा कि क्यों यहाँ पर डिग्री यूज नहीं होता, बाकी फ़ारेनहाइट में यूज होता है, र्यूमर स्केल में होता है, सेल्सियस में होता है, व्हाई नॉट इन ओनली केल्विन। ठीक है, कोशिश करना ढूंढने की, या बताना मेरे को, नहीं मिलेगा तो मैं आपको आंसर दे दूं। ठीक है, कोर टेम्परेचर कितना है, -273 केल्विन। जब आप किसी टेम्परेचर को किसी एटम को रूम टेम्परेचर पर लेकर आते हो तो रूम टेम्परेचर ऑलमोस्ट कितना होता है, 300 केल्विन की बात करें तो केल्विन में इतना होता है और सेल्सियस में लगभग लगभग 27 से 30 डिग्री के आसपास जो है होता है। तो देखो पहले ये एटम कितने पे था, -273, अब ये कितने पर आ गया, +273, मतलब इसके टेम्परेचर में कितने का डिफरेंस आ गया, पहले से कितना बढ़ गया, 573 क्या हो गया, इसका टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब इसका टेम्परेचर अब बहुत ज्यादा हाई हो गया। ठीक है, जब टेम्परेचर हाई होगा इसका मतलब इसको क्या मिलेगा, हीट एनर्जी मिलेगी। ठीक है, जब हीट एनर्जी मिलेगी तो हीट एनर्जी के कारण क्या होता है, हीट एनर्जी के कारण होता है यहाँ पर उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा।
जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज हो जाएंगी तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इस रास्ते पर बंधे रहने चाहेंगे, इसी रास्ते पर घूमना किसी को पसंद है क्या? किसी को जो है एक ही टाइप का खाना खाना पसंद है क्या? एक ही घर में रहने का पसंद है क्या? हर कोई चाहता है कि मैं दुनिया देखूं, सब जगह देखूं। तो उसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स भी चाहते हैं कि हम इसी ऑर्बिट में ड्यूटी क्यों करें। अब बाहर क्यों नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं था। लेकिन अब हीट किया, जैसे ही हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, अब ये एटम कैसा दिखेगा, अब वहां से एक इलेक्ट्रॉन अपनी ड्यूटी को छोड़कर क्या करेगा, भाग जाएगा। 1 2 और 3 बचेंगे और यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यहाँ भाग के बाहर आ गया। समझ में? तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसने अपनी ड्यूटी को छोड़कर बाहर आया और यहाँ पर नाच रहा है कि मैं अपनी ड्यूटी से फ्री हो गया। पहले इनकी ड्यूटी क्या थी, ऑर्बिट में घूमना, किसी एटम को स्टेबल बनाना, लेकिन अब ये क्या हो गया, यहाँ पर बाहर आ गया। इसी बाहर आए हुए इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। समझ में क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन? ठीक है, किसी एटम को अगर रूम टेम्परेचर पर लेकर आते हैं तो उसकी टेम्परेचर, उसका हीट एनर्जी देने से उसकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। एनर्जी बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से अपनी ड्यूटी को छोड़कर वो क्या होता है, बाहर बच जाता है। समझ में आ गया? तो ये है हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम लोग यहाँ पर जो है मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन दो तरीके से देखेंगे। ठीक है, एक तो हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, दूसरा हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मोशन ऑफ चार्ज। ठीक है, सो आई होप आपको फ्री इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया होगा। जब भी किसी को हीट करोगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, अपनी ड्यूटी को छोड़कर वो क्या होंगे, बाहर जो है भाग जाएंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, मोशन ऑफ चार्जेस के बेसिस पर जो है क्या होता है। अच्छा, मैंने आपको एक और चीज छूट गया, देखो, जब भी हमको पॉजिटिव और नेगेटिव पता चल गया ना, तो जब भी ग्लास के रॉड को रब करते हैं हम लोग, तो उसमें डिसाइड करते हैं कि उस पर हमेशा कौन सा चार्ज डेवलप हुआ है, पॉजिटिव चार्जेस। और जब भी प्लास्टिक के रॉड को हम लोग रब करते हैं तो हम लोग उसमें एज्यूम करते हैं या हमको पता है कि उस पर हमेशा कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। ठीक है, ये जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जब नोमेनक्लेचर किया था ना, उसके बाद हमने ग्लास वाले रॉड को पॉजिटिव चार्ज माना था और प्लास्टिक वाले रॉड को हमने नेगेटिव चार्ज जो है हमने मान लिया था। ठीक है, चलो मोशन ऑफ चार्जेस के बेसिस पर जो है कितने टाइप के मटेरियल होते हैं। एक मटेरियल हमारा ये है, देखो दुनिया में एक ही टाइप के मटेरियल नहीं होते हैं, तो आप ये एज्यूम मत करना कि दुनिया में जो है एक ही टाइप के मटेरियल होते हैं। दुनिया में जब एक तरह के लोग नहीं हो सकते तो मटेरियल कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मान लो एक मटेरियल है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे एटम होते हैं, ऐसा नहीं कि 3 ही एटम है, मैं जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, इस एटम के अंदर में जो है 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं और यहाँ पर बाहर में क्या है, 3 नेगेटिव हैं। इसके भी अंदर में 3 पॉजिटिव हैं और क्या है, बाहर में 3 नेगेटिव हैं। इसके भी अंदर में 3 पॉजिटिव हैं और क्या है, 3 नेगेटिव हैं। और बाहर में जो है प्लस माइनस इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसका जो नेट चार्ज है वो कितना है, 0। जब नेट चार्ज 0 है बोलता हूं, इसका मतलब ये मत समझ जाना कि उस बॉडी पर कोई भी चार्ज नहीं है, उस पर चार्ज है। नेट चार्ज 0 है, इसका मतलब क्या है कि जितना पॉजिटिव है उतना क्या है उस पर नेगेटिव है। ठीक है, तो नेट चार्ज 0 में जब भी बोलूंगा, आगे टर्म यूज करूंगा, तो ये मत समझ लेना कि उसके पास कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, उसके पास है, लेकिन जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है। ठीक है, ये एक टाइप का क्या है, हमारे पास मटेरियल है। नेचर में एक और टाइप का मटेरियल हो सकता है ऐसा, देखो यहाँ पर, देखो नोट्स में जो है ये सब चीजें जो है मैंने नहीं डाली है, क्योंकि अगर मैं नोट्स, अगर हर चीज को इतना इतना छोटे छोटे चीज को अगर मैं नोट्स में लिखूंगा, तो नोट्स बनाते बनाते आप लोगों को ऐसा लगेगा कि महाभारत का मैं पुराण बना लिया, बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो जो जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है उसको मैंने लिखा है, बाकी आप सुनते जाओ और जहां पर आपको जरूरत लगे ओन वर्ड्स में लिखते जाओ। ठीक है, तो ये दूसरे टाइप का मटेरियल है जिसके अंदर में जो है क्या है, इसके भी अंदर में जो है 3 एटम्स हैं और 3 पॉजिटिव चार्जेस अंदर है, 3 नेगेटिव चार्जेस बाहर हैं। लेकिन इसके बाहर में जो है
कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, जैसे यहाँ पर प्लस माइनस एक्स्ट्रा थे ना, वैसा नहीं। ये ए टाइप का है, ये बी टाइप का है, ठीक है। हमने क्या किया, दोनों के साइड में जो है एक एक साइड हमने पॉजिटिव चार्जेस लगाया, दूसरे साइड हमने नेगेटिव चार्जेस लगाए, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो है हमने एक पॉजिटिव चार्जेस का बहुत बड़ा जो है हमने क्या किया, लेयर लगा दिया। ये सब चार्जेस कैसे हैं, ये सब चार्जेस हैं पॉजिटिव, ठीक है। दूसरे साइड हमने क्या अरेंजमेंट किया, इस साइड जो है हमने नेगेटिव अरेंज किया, ठीक है। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि इसको यहाँ पर आप पॉजिटिव लाओगे कैसे और यहाँ पर नेगेटिव कैसे लाओगे, ठीक है। सो अगर ध्यान से समझ रहे होगे इंटरेस्ट लेकर, तो आप डेफिनेटली बता सकते हो कि सर ग्लास के रॉड को लेंगे, सिल्क से रब करेंगे, यहाँ टांग देंगे, प्लास्टिक का रॉड लेंगे, वुलन से रब करेंगे, यहाँ टांग देंगे, ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं उनको नेगेटिव चार्जेस से बहुत प्यार होता है, वो पॉजिटिव चार्जेस को हमेशा खींचना चाहते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज को खींच कर क्या होना चाहते हैं, न्यूट्रल होना चाहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये सारे पॉजिटिव चार्जेस इस ए मेटल के अंदर में जो नेगेटिव चार्ज दिख रहे हैं उनको खींचना चालू करते हैं। तो देखो ये नेगेटिव चार्जेस को इन्होंने पूरे प्लस ने मिलकर क्या किया, इसको खींच लिया, ठीक है। ध्यान से समझना, पहले इस पर नेट चार्ज क्या था, 0, लेकिन एक नेगेटिव चार्ज को इन्होंने इधर खींच लिया, तो अब इनका बैलेंस बिगड़ गया। अब ये पूरा बॉडी क्या बन गया, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव बॉडी किसको खींचने की कोशिश करेगा, नेगेटिव को, तो बाजू में तो नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव को ये वापस से खींच लेगा, फिर से न्यूट्रल हो गया। फिर ये पॉजिटिव क्या करेंगे, फिर से किसी इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, फिर ये बॉडी क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज चला गया, फिर ये बॉडी पॉजिटिव हो जाएगी, फिर पॉजिटिव बॉडी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को फिर खींच लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कंटिन्यूअसली जो है क्या होता है, चलते रहता है, ठीक है। फिर से समझते हैं, ये पॉजिटिव चार्जेस क्या कर रहे हैं, इसके नेगेटिव चार्जेस को खींच रहे हैं। मान लो इस पॉजिटिव चार्जेस ने इस ए मेटल के इस इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, अब ये क्या हो गया, नेगेटिव कम हो गया, पॉजिटिव ज्यादा हो गया, तो ये अपने बाजू वाले को खींच लेगा, ये अपने बाजू वाले को खींच लेगा, ये कहां से लाएगा, ये यहां से खींच लेगा। तो देखो यहाँ पर चार्जेस क्या हो रहे हैं, अल्टीमेटली यहाँ से जो है यहाँ पहुंच रहे हैं कि नहीं, भले ही उनके पहुंचने के लिए ये सब मीडियम्स हैं, लेकिन चार्जेस यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो ऐसा मटेरियल जिसमें चार्जेस क्या हो सकते हैं, फ्लो हो सकते हैं, मोशन हो सकता है, ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरा टाइप का भी हमारे पास है। सेम हमने क्या किया, प्लास्टिक ग्लास का रॉड इधर लगाया हमने, इधर प्लास्टिक का रॉड हमने लगाया। अब हमने देखा कि ये सारे पॉजिटिव के पॉजिटिव चार्जेस जो हैं इसके इलेक्ट्रॉन को भरपूर मेहनत करने के बावजूद भी यहाँ से नहीं खींच पा रहे हैं, ना ही हिला पा रहे। क्यों, इसका रीजन है, देखो ये पॉजिटिव चार्जेस मिलकर इस इलेक्ट्रॉन पर जितना फोर्स लगा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा फोर्स इस एटम का जो न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन चार्जेस हैं वो इसको खींच रहे हैं। मतलब इस पर दो फोर्सेस लग रहा है, एक तो इधर वाले इसको इधर बुला रहे हैं और ये सेंटर वाला इसको छोड़ नहीं रहा है। तो जो फोर्स ज्यादा ताकतवर होगा ये उसी की साइड चिपका रहेगा। तो इस टाइप के मटेरियल में क्या होता है, ये अंदर वाले जो चार्जेस हैं इनका फोर्स ज्यादा हो जाता है और ये चाह कर भी इस इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाते, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल क्या कहलाते हैं, ऐसे मेटल कहलाते हैं, मटेरियल कहलाते हैं नॉन मेटल जो है ये कहलाते हैं। समझ में आ गया। तो मेटल क्या होगा, जिसमें चार्जेस एक जगह से दूसरे जगह फ्लो कर जाएंगे। नॉन मेटल्स क्या होंगे, जिसमें चार्जेस एक जगह से दूसरे जगह पर जो है नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ मोशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन। यहाँ देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेसिस पर जो है कितने टाइप के जो है चार्जेस होते हैं, मटेरियल होते हैं। अभी हमने मटेरियल का क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर किया, मोशन के बेसिस पर, ठीक है। अब देखते हैं चार्जेस के बेसिस पर। देखो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है कंडक्टर। ये तो आपको पता ही होगा कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स आर दोस मटेरियल विच अलाउ चार्जेस टू फ्लो विद इन इट। ये ऐसे मटेरियल या ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने अंदर क्या करते हैं, चार्जेस को फ्लो कराने के लिए अलाउड करते हैं, रोकते नहीं। आप जा सकते हो इसमें से, आप मतलब चार्जेस जो इसमें से होके
जा सकते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स क्या कहलाते हैं? कंडक्टर कहलाते हैं। जैसे मेटल्स, अभी मैंने मेटल का डिस्कशन किया, मेटल्स जो होते हैं वो प्योर कंडक्टर होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स आपने सीखा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ते होगे, ZnSO4, H2SO4, HCl, NaCl, ये जितने भी होते हैं ये सब क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं। इनमें जो है चार्जेस फ्लो हो सकते हैं। नेक्स्ट है टैप वाटर। टैप वाटर मतलब जो गंदा पानी होता है। तो गंदा पानी जो होता है उसमें क्या होते हैं? सॉल्ट्स होते हैं, चाहे वो सोडियम के सॉल्ट हो, मैग्नीशियम के सॉल्ट हो, कैल्शियम के सॉल्ट हो। तो ये सॉल्ट्स के होने के कारण टैप वाटर में भी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकता है। लेकिन फ्रेश वाटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। इसका रीजन क्या है? जो फ्रेश वाटर जो होता है या प्योर वाटर जो होता है उसमें सॉल्ट्स नहीं होते, सॉल्ट्स नहीं होते, दैट्स वाई जो फ्रेश वाटर जो है वो इंसुलेटर जैसा काम करता है। ह्यूमन बॉडी, हमारे बॉडी में भी क्या है? ब्लड है, और ब्लड में क्या मिलता है? आयरन मिलता है, टाटा नमक, ठीक है, देश का नमक, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी में भी क्या होता है? ब्लड्स होते हैं जिसमें आयरन्स होते हैं, और वो भी आयंस को क्या कर सकते हैं? एक जगह से दूसरे जगह फ्लो करा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ह्यूमन बॉडी भी क्या एक अच्छा कंडक्टर है। आप देखे होंगे कि जब आप गलती से या जानबूझकर स्विचेस को कभी टच कर देते हो ऐसे करके, तो आपको शॉक लगता है, ठीक है। तो वो कैसे लगा? आपका बॉडी कंडक्टर है, चार्ज यहाँ से एंटर किया और आपके बॉडी से होते कहाँ पहुंच गया? ग्राउंड में पहुंच गया। मतलब यू आर ऑल्सो अ गुड कंडक्टर, ठीक है। चलो, लेकिन ऐसा करना नहीं ना, अब टेस्ट मत करना कि जाके छू के देखता हूँ करके, ठीक है, सर बोले करके, ठीक है। बस ये याद रखना कि ह्यूमन बॉडी जो है क्या है? एक अच्छा कंडक्टर है। चलो सेकंड देखते हैं, इंसुलेटर क्या होता है। कंडक्टर का दुश्मन होता है इंसुलेटर, उल्टा, ठीक है। Insulator are those material which do not allow the charges to move, ठीक है। अब भाई एक अलाउ कर रहा है उसको कंडक्टर बोल रहे हैं, जो अलाउ नहीं कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? इंसुलेटर बोलेंगे। ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये चार्जेस को जो है मूव करना अलाउड नहीं करता। जैसे इसमें आते हैं नॉन मेटल्स आते हैं, गैसेस आते हैं, प्योर वाटर्स आते हैं, वुडन आता है, प्लास्टिक आता है। अब जितने भी एग्जाम्पल आपको याद है नॉन मेटल्स में आप लिख लेना। इंसुलेटर में जो है फ्लो नहीं कराते, ठीक, करंट को फ्लो नहीं कराते। अच्छा, यहाँ एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है, देखो स्टार पॉइंट लगाकर, मोर कंडक्टिविटी इज मोर कंडक्टर। जिस मटेरियल में चार्जेस जितने आसानी से फ्लो कर जाएंगे उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? उतनी ही अच्छी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको 3 रास्ते में दौड़ने के लिए बोलूं, एक प्लेन रोड है, ठीक है, रोड है, दूसरा एक ऐसा रोड है जिसमें रेत बिछा हुआ है, ठीक है, एक तीसरा रोड है जिसमें बड़े बड़े पत्थर लगे हुए। अगर मैं आपको बोलूं इन तीनों में से किस रास्ते में आप सबसे तेजी से दौड़ सकते हो, तो ऑब्वियस सी बात है जो प्लेन रोड है उसमें दौड़ पाओगे, इसमें थोड़ा सा कम दौड़ोगे, फिर इसमें तो बहुत कम दौड़ोगे क्योंकि आपके पैरों को चोट लगेगा। उसी तरीके से जिस मटेरियल की कंडक्टिविटी जितनी अच्छी होगी वो उतना ही बढ़िया क्या होगा? कंडक्टर होगा, ठीक है। जो अपने में से चार्जेस को बहुत अच्छे से फ्लो कराने देगा वो उतना ही बेटर कंडक्टर होगा, ठीक है। समझ में आ गया? चलो अब एक चीज देखते हैं, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि हमारे लिए कंडक्टर ज्यादा अच्छा है कि इंसुलेटर ज्यादा अच्छा है, ठीक है, 2 मिनट सोचो, उसके बाद आप खुद से सोचो वीडियो पॉज करके और बताओ कि हमारे लिए कंडक्टर ज्यादा अच्छा है कि इंसुलेटर ज्यादा अच्छा है। तो ऑब्वियस ही बात है, आपके दिमाग में आया होगा कि सर कंडक्टर हमारे लिए अच्छा है क्योंकि चार्जेस को फ्लो कराने देता है, इंसुलेटर हमारे लिए अच्छा नहीं है कि नहीं? ऐसे ही बोलोगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, आप गलत हो, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट करंट को फ्लो कराने के लिए या चार्जेस को फ्लो कराने के लिए कंडक्टर का इंपॉर्टेंस है, उतना ही इंपॉर्टेंस किसका है? इंसुलेटर्स का है, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंस कंडक्टर का है उतना ही इंसुलेटर्स का है। कैसे? आपने घरों में देखा होगा कि आपके घरों में जो वायर जो जाता है, वायर्स के अंदर में मेटल होता है, और मेटल के ऊपर में जो है रेड कलर के या किसी कलर के जो ऊपर में कवर्स लगे होते हैं, ठीक है। अगर कवर्स लगेगा या कवर्स अगर टूट गया तो क्या प्रॉब्लम आएगी? जिस जगह पर कवर टूटा है अगर आप उस जगह को छुओगे तो वहां से चार्जेस क्या होंगे? मूव करेंगे, वहां से भागने लगेंगे, आपको शॉक लगेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आप चार्जेस को बहुत अच्छे से फ्लो कराना चाहते हो तो जितना इंपॉर्टेंट कंडक्टर को दोगे उतना ही इंपॉर्टेंस किसको दोगे? इंसुलेटर को।
क्योंकि अगर आप इंसुलेटर नहीं लगाओगे और सिर्फ वायर को लगाओगे दीवार से, तो ये सारे चार्जेस जो है भगने के ताक पर रहते हैं। तो ये जहां पर भी इंसुलेटर इनको नहीं मिलेगा, जैसे अगर आपने बिना कवर के वायर को दीवार में टांगा है, तो ये सारे के सारे चार्जेस दीवार से होकर कहाँ पर भागने की कोशिश करेंगे, ग्राउंड में जो है भागने की कोशिश करेंगे। और हम लोग चार्जेस को अगर ए लोकेशन से बी लोकेशन तक पहुंचाना चाहते हैं तो नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि दीवार के थ्रू क्या हो गए, ये सारे चार्जेस ग्राउंडेड हो गए। मतलब सिंपल सा है, इसको आप समझ सकते हो पानी के पाइप से। मान लो यहाँ पर एक नल है, इस नल से पानी गिर रही है, आप इस नल के पानी को जो है इस लोकेशन तक पहुंचाना चाहते हो। नल को चालू करोगे तो क्या पानी यहाँ पर पहुंचेगा? ठीक है, और अगर पहुंचेगा भी तो बहुत कम अमाउंट में पहुंचेगा। पहले इस पूरे रास्ते को गीला करते जाएगा, बहते जाएगा और बहुत टाइम बाद यहाँ पर पहुंचेगा। उसी के बजाय अगर आप यहाँ से एक पाइप यूज कर लो और डायरेक्टली पाइप को उसका एग्जिट अगर यहाँ पर कर दो, तो क्या पानी जल्दी पहुंचेगा कि नहीं पहले के कंपैरिजन? ऑब्वियस सी बात है, पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि पानी पहले फैल रहा था, वेस्ट हो रहा था, लेकिन अब ये पाइप उस पानी को वेस्ट होने नहीं दे रहा है, पानी वेस्ट होने से रोक रहा है। मतलब पानी अब सीधा इसी के अंदर में जाएंगे। अगर यहाँ पर पंचर हो गया तो पानी यहाँ से भाग सकता है, लेकिन ये पंचर नहीं है। तो जिस तरीके से पानी को एक लोकेशन से टारगेटेड लोकेशन तक पहुंचाने में पानी वेस्ट को रोकता है, उसी तरीके से चार्जेस को भी एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने में इंसुलेटर्स का भी उतना ही ज्यादा क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो याद रखना, अगर आपको वाइवा में पूछा जाएगा कि आपके लिए कंडक्टर ज्यादा अच्छा है कि इंसुलेटर, तो आप क्या करोगे? बोथ, दोनों इंपॉर्टेंट है बोलोगे। ठीक है, एक चार्जेस को फ्लो कराता है, दूसरा चार्जेस के फ्लो होने से जो वेस्टेज होता है उसको रोकता है। ठीक है, समझ में आ गया ये? चलो अब आगे देखते हैं हम लोग डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है उसके बारे में जो है हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, ये डाई इलेक्ट्रिक क्या है, स्ट्रेंथ। ठीक है, दो टर्म्स आएगा हमारे पास, एक आएगा डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आएगा और दूसरा आएगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा, जैसे जैसे हम लोग आगे जाते जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है ये। अब किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्या कभी भी या कोई भी एक ऐसा कंडीशन पर जो इंसुलेटर्स होते हैं वो कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं कर सकते क्या? तो आंसर है बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, एक कंडीशन ऐसा होता है जहां पर इंसुलेटर्स को हम लोग एज अ कंडक्टर की तरह क्या कराते हैं, बिहेव कराते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इंसुलेटर्स को, अगर आप जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल जो हम लोग बात किए थे, इसी पे वापस आते हैं। ठीक है, ये इसमें से ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा पा रहा था। क्यों नहीं जा पा रहा था? क्योंकि इसका फोर्स इसके कंपैरिजन में ज्यादा था। अब अगर मान लो यहाँ पर पहले 100 चार्जेस थे, अब उसके जगह 1,00,000 चार्जेस कर दो, तब तो ताकत ज्यादा हो जाएगी ना। 100 नहीं खींच पा रहे थे, लेकिन 100 के बजाय अगर 1,00,000 कर देंगे तो ये क्या हो जाए, खींच लेगा उसको। ठीक है, मतलब अगर आपको इंसुलेटर को, अगर आपको कंडक्टर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा फोर्स जो है आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो जब कोई इंसुलेटर कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है और जितना ताकत देने से कन्वर्ट होता है उसी को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो देखो डेफिनेशन क्या है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एन इंसुलेटर इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आगे पढ़ेंगे। इट कैन विथस्टैंड बिफोर इट्स ब्रेकडाउन और बिकम अ कंडक्टर। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है जहां तक इंसुलेटर जो है वो एज अ इंसुलेटर बना रहता है। ठीक है, लेकिन उस स्ट्रेंथ से अगर थोड़ा सा ज्यादा आपने दिया तो वो फट से इंसुलेटर से क्या बन जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा। तो जिस स्ट्रेंथ पर वो इंसुलेटर से कंडक्टर बन रहा है वही क्या कहलाता है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। मान लो दो लोग हैं, ठीक है, एक है ए और दूसरा है बी। ए और बी दोनों को जो है पुलिस ने क्या किया, पकड़ लिया। ए और बी को जो है दोनों को पकड़ लिया, किस केस में, चोरी के केस में। ठीक है, अब पुलिस दोनों को क्या कर रही है, पूछ रही है भाई कि तुमने कहां से चोरी की और कितना चोरी की और चोरी का पैसा कहां छुपाया है। ये दोनों बताने के मूड में नहीं है, बोल रहे हैं कि हम आपको नहीं बताएंगे, हमने चोरी की ही नहीं। अब जब प्यार से नहीं मानेंगे तो
कहावत तो है ही कि लातों के बोल बातों से नहीं मानते हैं। तो फिर पुलिस ने भी क्या किया, इनको पीटना स्टार्ट किया, जो डंडा मारना चालू किया, ठीक है। इसको मारते गए मारते गए मारते गए, जब इसको 80 डंडे पड़ गए तो इसकी सहने की कैपेबिलिटी खत्म हो गई। ये बोला सर बस करो, इतना मारो, मैं थक चुका हूं, मैं आपको सब चीज सही सही बता देता हूँ, ठीक है। तो ये 80 डंडे के बाद जैसे ही 81 नंबर का डंडा मारने के लिए डंडे को उठाया पुलिस वाले ने, ये बोला रुक जाओ, मैं अब बताऊंगा सब चीज। अभी तक पहले क्या था, 80 डंडा से पहले तक क्या था, मैं शरीफ हूं बोल रहा था। अब इस 80 डंडा के बाद ये क्या हो जाएगा, चोर अपना एक्सेप्टेंस कर लिया। ये जो है ये बड़ा निठल्ला था, ये बोला कि मैं 80 डंडे से नहीं मानूंगा भाई, मार लो जितना मारना है, ठीक है। इसको कितना डंडा पड़ा, 100 डंडा पड़ा। 100 डंडा जैसे ही पड़ा, ये भी बोला भाई कि मैं भी इंसान हूं, कब तक मार खाऊंगा, ठीक है, मार खाने से ज्यादा अच्छा है कि सच बता देता हूं, कम से कम मार तो नहीं खाऊंगा, ठीक है। इसने 100 डंडा खाने के बाद चोरी एक्सेप्ट की, इसने 80 डंडा खाने के बाद चोरी एक्सेप्ट की। तो इसकी सहने की कैपेबिलिटी कितनी थी, 80 डंडा। इसकी सहने की कैपेबिलिटी कितनी थी, 100 डंडा। इसी को अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में बोले तो ए के लिए डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना है, 80 है। बी के लिए डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना है, 100 है। ये वो नंबर है जिस नंबर पर ये दोनों शरीफ बने हुए थे। इससे जैसे ही एक्स्ट्रा मारने के लिए उठाया, थोड़ा सा हमने किया, ये दोनों क्या हो गए, चोर ही जो है अपना एक्सेप्ट कर लिया। उसी तरीके से डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है जिससे कोई इंसुलेटर इंसुलेटर नहीं रह जाता, वो क्या बन जाता है, कंडक्टर बन जाता है, ठीक है। जैसे अगर आप एयर से जो है अगर करंट फ्लो कराना चाहते हो तो आपको कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा, 3 × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। अभी पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है। तो यह डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। चलो एक और नोट पॉइंट है, मोर इज डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मोर विल बी द इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। सिंपल सा चीज है, जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे इसके लिए 100 है तो इसकी सहने की पावर भी ज्यादा है, इसके लिए 80 है तो इसकी सहने की पावर कम है, ठीक है। चलो अब अगला क्लासिफिकेशन है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें दोनों प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये इंसुलेटर के जैसा भी काम करते हैं और ये कंडक्टर के जैसा भी काम करते हैं, लेकिन अलग अलग कंडीशंस पर। ये क्या होंगे, लो टेम्परेचर पर ये क्या करेंगे, इंसुलेटर जैसा काम करेंगे, लेकिन जैसे ही इनको हीट दिया जाएगा इनका टेम्परेचर बढ़ेगा, ये इंसुलेटर से क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे कंडक्टर, ठीक है। इंसुलेटर से क्या बन जाएंगे, कंडक्टर। कब बनेंगे, टेम्परेचर में चेंज करने से। तो ऐसे मटेरियल्स जो कि क्या होते हैं, दो तरीके का बिहेवियर करते हैं, कम टेम्परेचर पर इंसुलेटर और ज्यादा टेम्परेचर पर कंडक्टर, ऐसे मटेरियल्स कहलाते हैं सेमीकंडक्टर। अब इंसुलेटर से कंडक्टर क्यों बना, तो याद करो फ्री चार्जेस वाला, हीट देने से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएगा और जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव किया कंडक्टर बन गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम दो ऐसे चीजें हैं, इसके अलावा और भी होता है, आर्सेनिक होता है, गैलियम होता है, लेकिन ये दो अभी एग्जांपल के लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि सेमीकंडक्टर जैसा क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। और एक पूरा का पूरा चैप्टर ही है हमारा फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है शायद, जहां पर हम लोग पूरा सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। वहां पर पूरा सिलिकॉन सिलिकॉन, जर्मेनियम जर्मेनियम ही करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक चैप्टर ही है हमारे पास। फिर एक और टाइप का हमारे पास क्या होता है, मटेरियल होता है जिसको बोलते हैं सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर नाम से ही समझ में आ रहा है, वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर, आइडियल कंडीशन, ठीक है। सो एट वेरी लो टेम्परेचर देयर रेजिस्टेंस टू चेंजेस इज जीरो। ये ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको लो टेम्परेचर पर अगर हम लोग रखेंगे तो इनका रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो हो जाता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है अपोजिशन, मतलब ये चार्जेस को बिल्कुल भी नहीं रोकते हैं। कंडक्टर तो थोड़ा बहुत रोकते भी हैं, थोड़ा बहुत रोकते हैं, ज्यादा नहीं, लेकिन कंडक्टर से भी ज्यादा अच्छे से जो फ्लो होने देते हैं वो कौन होते हैं, सुपर कंडक्टर होते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता
तुमको चार्ज ले जाना है चार्ज ले जाओ, तुमको पानी फ्लो कराना है पानी फ्लो करा दो, इनको कोई फर्क जो है नहीं पड़ता, ये अपोजिट नहीं होते, अपोजिशन नहीं करते। तो जिस ये बेस्ट कंडीशन होते हैं जिसमें चार्जेस क्या हो सकते हैं, फ्लो हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मर्क्यूरी, मर्क्यूरी लो टेम्परेचर पर क्या करता है, एज अ सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आया होगा फिजिक्स में। ठीक है, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्टोरीज बहुत अच्छी अच्छी बनती है। ठीक है, मस्त एक से एक स्टोरी बनाकर जो हम लोग क्या कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। तो बने रहो मेरे साथ। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। नीचे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी है, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे या फिर ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो कुछ क्वेश्चंस अगर आपसे नहीं बन रहे हैं या कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग। ठीक है, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।